पश्चिम बंगाल में पहले फेज के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार थम गया। पहले फेज 152 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। बंगाल फतेह करने के लिए इस बार बीजेपी ने पूरा जोर लगाया है, तो वहीं ममता बनर्जी ने भी सत्ता में बने रहने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। 2021 के चुनाव में बीजेपी ने उत्तर बंगाल में अच्छा प्रदर्शन किया था। जो परसेंटेज था जीत का वो बढ़ा था पहले के मुकाबले, तो टीएमसी ने जंग महल में जबरदस्त जीत हासिल की थी। पहले फेज के चुनाव जो भी दल लीड लेगा वही बंगाल में सरकार बना पाएगा। चुनाव विश्लेषक संजय कुमार के मुताबिक इस बार बंगाल चुनाव में कई नैरेटिव सेट करने की कोशिश हुई है, लेकिन इसका चुनाव में कितना असर होगा ये 4 मई को ही पता चल पाएगा। देखिए 294 सीटों में 152 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं परसों। जाहिर है कि लगभग आधी कंस्टिट्यूंसी में चुनाव हैं। अगर कोई पार्टी सत्ता में आने की कोशिश कर रही है, मेजॉरिटी लाने की कोशिश हो, तो निश्चित रूप से ये आधी सीटों पर उन्हें प्रदर्शन अच्छा करना पड़ेगा। ऐसा कहना ये ज़रूर है, पार्टियों का जनाधार थोड़ा अलग अलग होता है। अगर हम उत्तर बंगाल की बात करें तो बीजेपी का प्रदर्शन वहाँ बहुत अच्छा रहा था। अगर हम 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो जंगल महल इलाके में बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन विधानसभा में फिर तृणमूल कांग्रेस ने काफ़ी सीटें वापस खींच ली थी। अगर लोकसभा का चुनाव भी देखें 2024 में, तो तृणमूल कांग्रेस ने कमबैक किया है जो जंगल महल का इलाका है। तो बीजेपी को प्रदर्शन अच्छा करना पड़ेगा अगर बीजेपी उम्मीद कर रही है कि इन चुनाव के बाद बीजेपी की सरकार बने बंगाल में। तृणमूल कांग्रेस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको सरकार बनानी है, मेजॉरिटी चाहिए, तो किसी भी पार्टी के लिए इम्पोर्टेंट तो है, मेजॉरिटी लाना ही होगी, तो प्रदर्शन अच्छा करना पड़ेगा। तो इस पर बीजेपी जो रणनीति अख्तियार की है उसमें जो लोकल लीडर्स है उसको आगे किया है, ये जो रणनीति है कितना फ्रूटफुल होगा सर? करना, देखिए मुझे लगता है रणनीति तो के आधार पर तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ममता बनर्जी से मुकाबला है। ममता बनर्जी को हम कैसे देखते हैं, जनता कैसे देखती है? ममता बनर्जी की राष्ट्रीय छवि मतलब एक राष्ट्रीय नेता के रूप में देश की जनता उनको एक प्रधानमंत्री के रूप में तो देखती नहीं, दावेदार। लेकिन अगर आप राज्य में बात करें, बंगाल में बात करें, तो बंगाल में उनकी एक कद्दावर नेता के रूप में देखा जाता है। उनकी छवि बहुत अच्छी है। छवि मतलब एक जुझारू नेता के रूप में 15 साल से मुख्यमंत्री हैं। अब बंगाल की जनता के सामने सवाल ये रहेगा इन चुनाव में कि भाई अगर तृणमूल कांग्रेस जीतती है तब तो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। तो बंगाल में ये ज़रूरी है बीजेपी के लिए कि कोई आप एक लोकल फेस दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट अगर मिल भी जाता है, जो मिलता रहा है कई पार्टियों को, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के मन में दुविधा होती है कि बीजेपी जीतेगी तो नरेंद्र मोदी तो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री तो बनेंगे नहीं। तो उनके दिमाग में एक छवि बननी लगती है कि कौन मुख्यमंत्री होगा। इसी को मद्देनज़र बीजेपी ने अपने लोकल नेताओं को आगे किया, और वो ज़रूरी है। हर पार्टी के लिए वो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जब एक स्टेट लेवल नेता से अगर आपका मुकाबला है तो स्टेट लेवल एक फेस लाने की ज़रूरत होती है, और पार्टी को लगता है कि इसी से उनका फ़ायदा हो सकता है। सर इस बार 11% लोगों का नाम कटा है, लगभग 90 लाख के आसपास, और कई कंस्टिट्यूंसी में तो 40-40 हज़ार तक नाम कटे हैं, जो पहले के जो मार्जिन है उससे कहीं ज़्यादा कम है। तो ऐसे में लगता है कि ये जो SIR का प्रोसेस है ये भी इम्पैक्ट करेगा चुनाव को। देखिए इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा, जिनके नाम कट गए वो तो अब वोटर हैं नहीं। ये भी वैसा ही मुद्दा है जिसके बारे में अगर आप चर्चा करें तो लोगों के बीच में अनीज़ है। लोग कह रहे हैं हाँ नाम कट गए, पता नहीं कैसे कट गया, मेरा नाम होना चाहिए था। लेकिन चुनावी मुद्दा एक सेंस चुनाव पे प्रभाव नहीं डालता है। क्यों, कैसे? जिनका नाम कट गया वो तो वोटर बचे नहीं। वो अगर किसी भी पार्टी को वोट करते या नहीं करते उससे कोई ज़्यादा, अब क्योंकि वो वोटर बचे नहीं हैं। जिनका ऑलरेडी नाम है वोटर लिस्ट में, तो वो उनके लिए ये मुद्दा नहीं है। वो कहते हैं कि भाई पता नहीं क्यों लोग शोर मचा रहे, मेरा तो नाम नहीं कटा। तो जिनका नाम नहीं कटा उनको इससे कोई मतलब नहीं है। जिनका नाम कट गया, जो विचलित है इस मुद्दे को लेके, लेकिन उनका वोट नहीं है, तो इलेक्टोरल अरिथमेटिक में, इलेक्टोरल गुना भाग में ज़्यादा इसका कोई असर मुझे दिखाई नहीं पड़ता। सर एक लास्ट सवाल आपसे कि ममता बनर्जी लगातार जो वुमेन सेफ्टी स्कीम्स है उसको लेकर हाईलाइट करती रही, उस पर चुनाव भी जीतती रही। इस बार महिला आरक्षण का मुद्दा इधर से लाया गया, तो क्या ये महिला आरक्षण का जो मुद्दा है उसको ओवरकम कर पाएगा? इस वक्त कह पाना तो बहुत मुश्किल है। महिला आरक्षण का मुद्दा अभी 3-4 दिनों से इसकी गूंज सुनाई पड़ रही है,
लेकिन कुल मिला के मुझे लगता है आज देश के अलग अलग राज्यों को देखें, हम बंगाल की बात करें, हम तमिलनाडु की बात करें, असम की बात करें, या अभी कर्नाटक में हाल में चुनाव हुए, ज़्यादातर राज्यों में ये देखने को मिलता है कि वोटर पहले से मन बना लेते हैं। बड़ी संख्या में वोटर पार्टी लॉयलिस्ट हो गए हैं, वो एक पार्टी के पक्ष में या दूसरी पार्टी के पक्ष में खड़े दिखाई पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में ये जो मुद्दे ऐन वक्त पर सामने आते हैं, ऐसा नहीं कहता कि वोटरों को प्रभाव नहीं करते, वोटर के प्रभाव जरूर डालते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में नहीं। ये भी वैसा ही मुद्दा है, लोग इस पे चर्चा करेंगे, महिलाएं इस पे चर्चा करेंगी, लेकिन जब वोट देने का वक्त आएगा तो ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि ये मुद्दा उनके दिमाग पर कितना हावी हो जाएगा जिससे वो जिस पार्टी को वोट नहीं देने का सोच रहे थे उस पार्टी के पक्ष में चले जाएंगे। कहने का मतलब वोट वो अपना बदल सकते हैं इस मुद्दे पर।